this is Commerce Corner and we are going to discuss about Advanced Accounting Chapter Insurance Claims। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं जो इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल होता है आइडेंटिटी का प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योरर है, टू पार्टीज़ होती हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसे हम इंश्योरर भी कहते हैं, और इंश्योर्ड पर्सन होता है जिसकी इंश्योरेंस हुई होती है। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है सिर्फ एक्चुअल लॉस कवर करेगी, ना कि जितने की पॉलिसी करवाई है। ठीक है, एक्चुअल लॉस जैसे उसकी पॉलिसी 1 लाख की हुई है बट उसका एक्चुअल लॉस 50,000 का है, तो वो 50,000 ही देगी उसे। नेक्स्ट है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। जैसे टू पार्टीज़ हैं, ए और बी पार्टी है, अगर वो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो वो ये नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, वो इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। बट अगर जो बी है या ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो उनका कोई इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूटी की एग्जांपल लो, तो वहाँ पे अगर आपकी स्कूटी है और आपकी फ्रेंड चला रही है स्कूटी और उसके हाथ से आपकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंटरेस्ट तो आपका था ना। आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई होगी तो आपको ही रिटर्न मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूब्रीमा फाइड, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कंट्रैक्ट हो रहा है वो गुड फेथ पे बेस होना चाहिए। मींस हर एक चीज़ डिस्क्लोज हो, इंश्योरेंस कंपनी भी डिस्क्लोज करे एंड पॉलिसी करवाने वाला भी डिस्क्लोज करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैटास्ट्रॉफिक लॉस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लॉसेस हो सकते हैं जो अनबियरेबल हों, चाहे फैमिली के रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हो, इंश्योरर के रिलेटेड हो, जो बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक इंश्योरेंस। तो हर एक बिजनेस में कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी रखी होती है स्टॉक में, वेयर हाउसेस में। तो अगर जो है वो फायर से ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर। एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती हैं। उस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसीज़। ठीक है, जिसमें जो आपका स्टॉक है, बिजनेस का स्टॉक है, वो ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया ड्यू टू फायर, तो उस केस में ये कंपनी जो है आपको कंपनसेट करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉग्ड फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब इसमें जो फायर से आपका स्टॉक ख़राब हुआ है तो कंपनी का कितना क्लेम बनता है कि आपको कंपनसेशन करनी है, और इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल उसको कैलकुलेट करनी है, उसकी कितनी परसेंटेज है। उसके बेस पे ही COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द ईयर ऑफ फायर, जिस ईयर में फायर हुई है। ठीक है, फायर के दौरान आपका स्टॉक ख़राब हुआ है, और अगर कोई सर्कमस्टांसेस नहीं दिए हुए तो जो परसेंटेज होगी ग्रॉस प्रॉफिट की वो लास्ट ईयर की ली जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने परसेंटेज देखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट की कितनी परसेंटेज बनती है, उसके बेस पे COGS होएगा। अगर कोई सर्कमस्टांसेस नहीं दिए हुए हैं तो हम लास्ट ईयर का परसेंटेज उठा लेंगे GP का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, जो करंट ईयर का बनता होता है अप टू द डेट ऑफ फायर ऑन बेसिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड सेल्स। अब यहाँ पे 3 चीज़ें याद रख लो। जो मेमोरेंडम अकाउंट है करंट ईयर का, वो 3 चीज़ों के बेस पे बनेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड सेल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितनी भी ओपनिंग स्टॉक चल रही है और परचेजेस चल रही हैं या सेल चल रही है। एंड यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन डेट ऑफ फायर। थर्ड पॉइंट है कि हमने डिडक्ट करनी है वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड, मतलब कि जो स्टॉक अभी फायर से बचा हुआ है उस स्टॉक की वैल्यू हमने लेस करनी है। जो हमने 2 पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक है उसमें से हमने
जो बचा हुआ स्टॉक है ना, जो इसमें फायर नहीं लगी है, वो डिडक्ट कर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर कैलकुलेटिंग अ क्लेम बिसाइड्स 3 पॉइंट्स स्टेटेड अबव फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। मतलब ये एस्पेक्ट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 3 अनदर पॉइंट्स। सबसे पहले देखो, अगर स्टॉक पड़ा है हमारे पास लास्ट ईयर का, बट हमने उसको वैल्यूड नहीं किया एट कॉस्ट पे। अभी तक हमारे पास स्टॉक पड़ा था लास्ट ईयर का, हमने उसकी वैल्यू नहीं की जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट होगी करंट ईयर की, ठीक है, उसे उसमें हम एडजस्ट कर देंगे इसे, ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर देंगे टू कॉस्ट टू एसरटेन, हमें क्या पता लगे, ग्रॉस प्रॉफिट पता लगे, उसकी परसेंटेज पता लगे ऑन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 90,000, वो 10% बिलो कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास जो एडजस्टेड अमाउंट आएगी वो 1 लाख की आएगी, क्योंकि 90,000 इंटू 100 अपॉन 90, क्योंकि वो बिलो कॉस्ट दिया हुआ था पहले ही, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। अब इसे हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम ट्रेडिंग अकाउंट को बना सकें और मेमोरेंडम अकाउंट को बना सकें, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का होगा और मेमोरेंडम अकाउंट करंट ईयर का। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास पुअर सेलिंग लाइन स्टॉक पड़ा है, मीन्स एबनॉर्मल आइटम्स पड़ी हैं, ठीक है, ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, जो उसका स्टॉक होगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में से, लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में से एलिमिनेट कर देंगे, मीन्स डिडक्ट कर देंगे, ताकि हमें जीपी रेशियो मिल जाए करंट ईयर की, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है नंबर ऑफ ईयर्स की गिवन है, तो इस केस में हम एवरेज लेंगे ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज की, ताकि हम करंट ईयर में उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस और बचते हैं रिलेटेड टू फायर, उसे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जो ऑन द डेट ऑफ फायर उस चीज़ पे लगे हैं जब हमने स्टॉक को बचाना था। जो जैसे फायर लगी है, आधा स्टॉक जल चुका है, आधा स्टॉक बचा है, आधे स्टॉक को बचाने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो आपके लेस हो जाएंगे, ठीक है, जब भी आप टोटल लॉस या फिर ग्रॉस क्लेम आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ गया फोर्थ पॉइंट, अंडर इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी 1,20,000 की थी और इंश्योरेबल वैल्यू जो थी 80,000 की, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी जो है 1,20,000 की है, आपने इंश्योरेंस कराई 80 की और आपका एक्चुअल लॉस हो गया 48 का। अब इसका फॉर्मूला होता है इंश्योर्ड वैल्यू, मतलब कि 80,000 इंटू एक्चुअल लॉस कितना था 48,000, डिवाइडेड में जितने प्रॉपर्टी थी, जितने की प्रॉपर्टी थी मीन्स 1,20,000, हमारा आंसर आ जाएगा 32,000। ये था हमारा अंडर इंश्योरेंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एवरेज क्लॉज क्या होता है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, मोस्टली फायर इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो एवरेज क्लॉज को मोस्टली इंक्लूड करती है, ताकि वो एसेट्स और स्टॉक की वैल्यू का पता करे। देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसके बेस पे हमने कैलकुलेट करनी होती है कि उसकी कितना क्लेम हमें पे करना है। जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी है एंड उसके पास अभी भी स्टॉक पड़ा है, तो उसके बेस पे हम कैसे उसका क्लेम डिटरमाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय, जितनी उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है अमाउंट, और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की थी एंड वैल्यू कितनी है स्टॉक की ऑन द डेट ऑफ फायर। एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 लाख की उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ठीक है, और उसका 70,000 का डिस्ट्रॉय हो गया स्टॉक, एंड 140,000 का जो है उसका वैल्यू ऑफ स्टॉक थी ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल गई 50,000 की, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी उसे 50,000 का क्लेम देगी। नेक्स्ट टॉपिक है ascertainment of claim when abnormal items of goods are available। तो उस केस में सबसे पहला स्टेप हमारा ये बनता है कि हमने लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करना है। जैसे ही हमारी एबनॉर्मल चीज़ें अवेलेबल होंगी उसे हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमने पढ़ा था स्टॉक, परचेजेस एंड सेल्स इंक्लूड होती हैं नॉर्मल गुड्स की, वो कंसीडर की जाएंगी जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जो वैल्यू होती है एबनॉर्मल गुड्स की वो डिडक्ट कर दी जाएगी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव आइटम्स, लाइक ओपनिंग स्टॉक हो या परचेजेस हो या सेल्स हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे हम जीपी का रेट ऑन सेल्स। वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ
ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स अपॉन सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स इनटू 100। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को। इसमें क्या है, जो लास्ट वाले हमने स्टेप पढ़े हैं, जैसे जीपी हमने फाइंड किया, वो बेस होगा ऑन नॉर्मल गुड्स के जीपी पे और सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स पे। जैसे हमने ट्रेडिंग में से कुछ आइटम्स डिडक्ट करी थी क्लोजिंग की या ओपनिंग की, जो एबनॉर्मल आइटम्स थी, वैसे यहाँ पे सारा कुछ करके उसके बाद हमारा जो बैलेंस बचेगा उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। अब एक्चुअल अमाउंट कितना लॉस हुआ है, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमने मेमोरेंडम में से जो अमाउंट निकाली है स्टॉक की, जो हमने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक है हमारा नॉर्मल गुड्स का एट द डेट ऑफ फायर, तो उस केस में वो लेंगे एंड एबनॉर्मल का स्टॉक लेंगे, सबसे पहले नॉर्मल का एंड फिर एबनॉर्मल का। ठीक है, स्टॉक, फिर उसमें से जितना स्टॉक बच गया है, ठीक है, जिसको फायर नहीं लगी एंड उसको लेस कर देंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं फॉर एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर, तो उसको हम ऐड कर देंगे, हमारा एक्चुअल लॉस बन जाएगा स्टॉक का। जब हम ऑर्डिनरी लॉस पढ़ते हैं ड्यू टू फायर, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके जो डैमेजेस हैं स्टॉक के वो देखने को मिलते हैं। बट इसमें कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका जो फायर के कारण आपकी प्रोडक्शन कम हो गई, या आपने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, या सेलिंग हो रही थी आपकी और चार्जेस बढ़ गए, ठीक है, या रेंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें कंसिक्वेंशियल लॉस में कवर होंगी। इसका फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और सेल, मतलब आपका प्रॉफिट जो है कम हो रहा है ड्यू टू इनएबिलिटी टू सेल एंड प्रोड्यूस। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस ड्यू टू their non-recovery, less recovery because no production or less production। अब रिकवर नहीं कर पा रहे हो चार्जेस को और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेस प्रोडक्शन हो रही है, लास्ट में आपकी जो रेंटिंग है वो बढ़ गई, ठीक है, न्यू बिजनेस प्लेस की। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स। अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इंक्लूड होती हैं इंश्योरेंस क्लेम में। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के हमने इतने सारे पॉइंट कर लिए, हम यहाँ पे इकट्ठे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, बट पॉइंट्स बना के, जैसे हमने कैलकुलेट कैसे करना है, किस केस में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एबनॉर्मल आइटम्स अगर अवेलेबल होंगी तो उस केस में हमने रेट ऑफ जीपी कैसे कैलकुलेट किया था, ठीक है, और जीपी के बाद हम COGS हमने स्टार्टिंग में पॉइंट्स करे हैं, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे क्या इंक्लूड है कि जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं उसको हम अगर नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है नेट प्रॉफिट का। जब भी हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे बिजनेस के रिलेटेड, तो हमारी प्रोविजंस बनेंगी रिलेटेड टू स्टैंडिंग चार्जेस एंड अदर चार्जेस रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब भी नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे प्रोविजंस क्रिएट करी जाएंगी स्टैंडिंग एंड अदर चार्जेस के रिलेटेड। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो जो प्रोविजंस क्रिएट करी जाएंगी वो बिफोर डिडक्शन होनी चाहिए एनी टैक्सेशन चार्जेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखो कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए गए हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखे गए हैं कि आपके ये कवर हो जाएंगे अगर आपका कोई फायर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में ये सारे होते हैं रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन्स। उसके बाद सैलरीज या परमानेंट स्टाफ को सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, डायरेक्टर की फीस है, ऑडिटर की फीस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और कुछ अदर एक्सपेंसेस जो इंक्लूड होंगे इंश्योरेंस पॉलिसी में। नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होती है? ऐसी अमाउंट जो पे करते हैं हम और पेएबल होती है टू इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को ये अमाउंट देती है टर्नओवर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि जो एनुअल टर्नओवर होती है, अब एनुअल का मतलब तो पता ही है 12 महीने। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है वो मेनली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज होगी ऐसी टर्नओवर। एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो अर्न किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर के दौरान बिफोर द डैमेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आइडेमनिटी पीरियड। आइडेमनिटी पीरियड क्या होता है?
जब अक्रेंस हुई डैमेज की उसके 12 महीने के पहले पहले जितना भी पीरियड होगा वो इंडेमनिटी पीरियड होगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सबसे पहले कवरेज देखते हैं। जो पॉलिसी है कवर करती है लॉस एंड डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एंड स्टॉक। ठीक है, इसमें अब जब फायर लग जाती है, फायर डेफिनेटली कोई स्टॉक पे तो लगेगी, ठीक है, तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की देखें तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इंक्लूड होता है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें, यहाँ पे टेंजिबल है क्योंकि आप किसी चीज़ को टच कर सकते हो उसमें ही फायर लगेगी, आपकी गुडविल में तो फायर नहीं लग सकती। ठीक है, अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की बात करें वहाँ पे इनटेंजिबल सब्जेक्ट मैटर होता है, जैसे अर्निंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। तो शॉर्ट सेल्स कैसे डिटरमाइन की जा सकती है? पहले तो हमें डिफरेंस देखना होगा बिटवीन प्रोसीडिंग्स फ्रॉम सेल, जो भी हमें प्रोसीड्स मिल रहे हैं फ्रॉम सेल, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सेलिंग की। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है विद इनिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले हमने डिफरेंस देखना है कि हमारी प्रोसीडिंग कितनी है और हमारी कॉस्ट कितनी है सेल की, दोनों का डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा हमने उसे डिवाइड कर देना है विद इनिशियल प्रोसीडिंग, मीन्स स्टार्टिंग में आपको कितनी प्रोसीडिंग हुई है फ्रॉम सेल। अब यहाँ पे एक और केस आ जाता है कि यहाँ पे एक डिसलोकेशन पीरियड होता है और आइडेमनिफाइड पीरियड होता है। आइडेमनिफाइड पीरियड का मतलब समझ लिया था ऊपर। डिसलोकेशन ऐसा पीरियड होता है जब बिजनेस या एंटिटीज होती हैं वो अपना बिजनेस क्लोज कर लेती हैं उस पीरियड में। अब जो भी इन दोनों में से लेस होता है उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आइडेमनिटी पीरियड जो है 4 मंथ्स का है और आपका जो डिसलोकेशन पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, तो इस केस में आपका 3 मंथ्स का टाइम जो है कंसीडर किया जाता है जब भी आपने शॉर्ट सेल कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट करना है हमने जीपी इन केस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ईयर ऑफ फायर। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला आएगा। देन लास्ट जीपी, यहाँ पे क्या आएगा, हमने नेट प्रॉफिट को ऐड किया था लास्ट में भी इन स्टैंडिंग चार्जेस के साथ, बट यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ फायर इंटू 100। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जो भी लॉस या प्रॉफिट आया शॉर्ट सेल से, जो सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट करी थी शॉर्ट सेल। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखना है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है ऐड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनकर टू मिटिगेट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने वर्किंग एक्सपेंसेस जो भी एक्चुअल इंक्रीज आया है वो कैलकुलेट करने हैं। देन उसके बाद हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है। 2 फॉर्मूलाज हैं इसके, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, लाइक नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड कांस्टेंट एक्सपेंसेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल कांस्टेंट एक्सपेंसेस इनटू इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट। जो इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी। उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन सेल रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड वर्किंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट। यहाँ फिफ्थ पॉइंट में सिंपल है कि आपको यहाँ पे ग्रॉस क्लेम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ग्रॉस क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो 6 पॉइंट बता दिया गया है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 12 मंथ्स सेल्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर। देन हमारा लास्ट टॉपिक है एंट्रीज फॉर फायर क्लेम्स। सबसे पहली एंट्री होएगी जब हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट एंड टू डैमेज अकाउंट, मीन्स कितना डिस्ट्रॉय हुआ कितना डैमेज हुआ। अब ये क्योंकि जब क्लेम एडमिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंट्री आएगी जब कोई कॉस्ट है डैमेज की या डिस्ट्रॉय की वो ट्रांसफ़र की जाती है टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो उस केस में हमने दोनों को डेबिट कर देना है, जो डिस्ट्रॉय और डैमेज है टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देना है। थर्ड एंट्री है जब रियलाइज्ड हो गई अमाउंट ऑन सेल। सो इस केस में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डैमेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है जब कोई भी क्लेम एडमिट हो रहा है फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे, P&L को क्रेडिट करेंगे विद करंट ईयर की अमाउंट से, और P&L सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद नेक्स्ट ईयर की अमाउंट से। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑन एडमिशन ऑफ क्लेम रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स।
अब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे भी क्रेडिट हो जाए डेबिट हो जाएगी, तो फिक्स्ड अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। लास्ट एंट्री है हमारे पास ऑन रिसीट ऑफ मनी रिलेटेड टू वेरियस क्लेम्स एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा टू इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे अमाउंट जो है रिसीव करी जा रही है बाय इंश्योर्ड पर्सन, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहीं तक था हमारा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर। थैंक यू सो मच।